वेलकम टू स्टडी सी। तो दोस्तों आज हम लिख रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास एवं प्राचीन भारतीय इतिहास में आज हम डिस्कस करेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल से संबंधित हम टॉपिक क्वेश्चन विद क्विज के साथ हल करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट के। वीडियो को दोस्तों के पास जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था। तो इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा कि उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था। तो इसका राइट आंसर होगा कुषाणों ने। कुषाणों ने उत्तर भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के चलाए गए थे। यह एसएससी एमटीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब हम आगे 2 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। कि प्राचीन वंश कौन सा था जिसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। तो वह वंश था कुषाण वंश। कुषाण वंश ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, जबकि गुप्त काल जिसे स्वर्ण काल भी कहते हैं उसमें भी सोने के सिक्के चलाए गए थे, परंतु नियमित रूप से कुषाण काल में ही चलाए गए थे। अब आगे बढ़ते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन कि बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था। तो गौतम बुद्ध का था, वो किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में जो सिक्के बने थे उन पर बुद्ध की छवि का अंकन किया गया था। इसका 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कनिष्क की। तो कनिष्क के काल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति। कहाँ पर हुई थी। कुंडलग्राम में, जो जम्मू कश्मीर में हुई थी। अब हम आगे 4 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। कि वह कौन सा शासक है जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर विमकड़पीडेस। विमकड़पीसेस को सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। इसका 2 नंबर आंसर राइट होगा। आगे 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि योद्धेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है। तो योद्धेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है। तो कार्तिकेय का अंकन योद्धेय के सिक्कों पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस काल में हुआ था या किस सन में हुआ था। तो कुषाण शासक कनिष्क का राज्य अभिषेक था वो 78 एनोडोमी, इसको ईस्वी भी कहते हैं एनोडोमिनी को। तो 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्य अभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था। तो शक संवत है उसका प्रारंभ 78 ईस्वी से माना जाता है। इसका 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि विक्रम एवं शक संवतों में कितने वर्ष का अंतर है। तो विक्रम एवं शक संवतों में 135 वर्ष का अंतर है। इसका 4 नंबर आंसर राइट होगा। जबकि शक संवत कब प्रारंभ हुई थी 78 ईस्वी में। आगे हम विक्रम संवत की भी बात करेंगे कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था। ये बताओ आप कब हुआ था। शक संवत का हुआ था 78 ईस्वी में। शक एवं विक्रम संवत के बीच अंतर कितना था 135 वर्ष का। तो विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुई थी 57 ईसा पूर्व में। इसका 3 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अश्वघोष किसका समकालीन था। तो अश्वघोष था वो कनिष्क का समकालीन था। इसका 3 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। एवं कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर में आयोजित की गई थी। यह भी हमें मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के राजदरबार से संबंधित नहीं है। कि वह कौन है जो कनिष्क के राजदरबार से संबंध नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा पंतजलि। ये कनिष्क के राजदरबार में नहीं आया था। अश्वघोष, नागार्जुन एवं चरक ये कनिष्क के राजदरबार से संबंधित थे। नागार्जुन को शून्यवाद का जनक माना जाता है एवं चरक को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं आया था। इसका राइट आंसर बताओ। तो ये विशाखादत्त थे, वो कनिष्क के राजदरबार में नहीं आए थे, ये मौर्य काल में आए थे। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे। विशाखादत्त ने कौन सी पुस्तक लिखी थी इंडिका पुस्तक, जो मौर्य साम्राज्य के बारे में बताती है। जबकि अश्वघोष, वसुमित्र एवं पार्श्व ये कनिष्क प्रथम के दरबार में आए थे एवं नागार्जुन भी कनिष्क प्रथम के राजदरबार में आए थे। हम आगे 30 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन थे पुष्यभूति शुंग। इन्होंने किन को हराकर शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश के अंतिम संस्थापक वृद्धरथ को हराकर।
एवं शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था? इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, कण्व वंश। शुंग वंश के बाद कण्व वंश आया था। पहले मौर्य, मौर्य के बाद शुंग वंश, शुंग के बाद में कण्व वंश। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत पर सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो मौर्यों के बाद में दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, वो था सातवाहन वंश का। इसका 1 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सिमुक निम्न में से किस वंश का संस्थापक था? ये एसएससी CHSL 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों हम लगभग क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन उठा रहे हैं एवं सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन क्वेश्चनों को सिलेक्ट करने में। तो सिमुक था वो सातवाहन वंश का संस्थापक था। इसका 4 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो वह कौन सा चीनी जनरल था जिसने सम्राट कनिष्क को हराया था? तो पान चाउ था, उसने कनिष्क को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित थे। निम्न में से किस वंश से साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? कि वह कौन सा वंश था जिसकी साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो वह वंश था कुषाण वंश, जिसकी साम्राज्य की सीमाएं रोमन साम्राज्य से संबंधित या और भी बाहर तक फैली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कला की गंधार शैली निम्न समय में फूली फूली थी। कि कला की जो गंधार शैली विकसित हुई थी वो किस समय में विकसित हुई थी? तो वह कुषाणों के समय में कला की गंधार शैली विकसित हुई थी। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। आगे 19 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अफगानिस्तान का बामियान किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर बताओ कि बामियान है वो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध की प्रतिमा के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का, बामियान बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो कला शैली भारतीय और यूनानी से तात्पर्य ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? कि वह शैली जिसमें भारतीय शैली और यूनानी शैली का सम्मिश्रण किया गया है वह कौन सी शैली है? तो वह शैली है गंधार शैली। इसका 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। एवं गंधार शैली का विकास किस काल में हुआ था? दोस्तों गंधार शैली थी वो कुषाण काल में प्रारंभ हुई थी, जो भारतीय और यूनानी का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो प्राचीन भारत में जो भारत पर आक्रमण हुए थे वो सबसे पहले कौन आए थे, उनके बाद में कौन, और उनके बाद में किसने आक्रमण किया था, ये बताओ क्रम से। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, पहले यूनानी, शक एवं कुषाण। यूनानी, शक एवं कुषाण ये इनका सही कालानुक्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, जिन्होंने भारत पर आक्रमण इन्हीं क्रम के अनुसार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था वह कौन था? मतलब कि वह पहला कौन सा ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था? थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ कि यह जो शासक था उसने सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास का क्षेत्र था एवं कुछ क्षेत्र पंजाब में भी थे, इनको अपने अधीन कर लिया था। तो वह था डेरियस प्रथम। इसका 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अब हम 23 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? तो इसका राइट आंसर तो कि सबसे पुराना राजवंश कौन सा था इनमें से सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। इन सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। नेक्स्ट एवं मौर्यों के बाद में सबसे पावरफुल जो वंश था वह कौन सा था? सातवाहन वंश ही था। इनके संस्थापक सिमुक माने जाते थे। कि आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो जो आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची है वो मत्स्य पुराण में मिलती है। इसका 3 नंबर आंसर राइट होगा। एवं दोस्तों बताओ पुराणों की संख्या कितनी थी? 18 पुराण 18 थे। सबसे पुराना पुराण कौन था? मत्स्य पुराण। इन पुराणों के रचयिता कौन थे? लोमहर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोमहर्ष पुराणों के रचयिता थे। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो सातवाहन वंश की संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। इसकी राजधानी कहाँ थी? अमरावती में। इसका 1 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अमरावती में सातवाहनों की राजधानी स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा खारीवेल का नाम किससे जुड़ा था? तो जो कलिंग के राजा खारीवेल थे उसका नाम किससे जुड़ा था? कलिंग कहाँ स्थित है? कलिंग उड़ीसा में स्थित है।
जहाँ पर कलिंग का युद्ध हुआ था सम्राट अशोक के बीच में। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। तो राजा खारवेल का नाम किसने जुड़ा है? हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ राजा खारवेल का अभिलेख जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? तो राजा खारवेल थे कलिंग के, वो किस वंश से संबंधित थे? तो चेदी वंश से संबंधित थे। इनसे संबंधित हाथी गुम्फा अभिलेख भी संबंधित हैं, जो पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? कि वह कौन सा राजा है जिसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, खारवेल, जो कलिंग वंश के ना, जो कलिंग राज्य से थे एवं किस वंश से थे? चेदी वंश से। एवं इसका किस धर्म के प्रति झुकाव था? जैन धर्म के प्रति। यह हमें मालूम होना चाहिए। अब आगे 29 नंबर का क्वेश्चन है कि पूर्व रोमन शासक जस्टियन का कथन सर्वाधिक महत्व पूर्व रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो रोमन शासक जस्टियन था, उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था विधि में। इसका 4 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अच्छी तरह से देखना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बताओ कि द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक हैं वो कनिष्क को कहा जाता है। ये भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर बताओ कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? तो बुद्ध चरित्र के लेखक थे अश्वघोष। इसका 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन है कि चरक संहिता के रचनाकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर बताओ कि चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसके रचयिता थे चरक। इसका 1 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। इन चरक को आयुर्वेद का जनक भी माना जाता है। अश्वघोष ने किसकी रचना की थी? बुद्ध चरितम की रचना अश्वघोष ने की थी। पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अश्वघोष किसके समकालीन थे? कनिष्क के। कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने बनवाया था? यह एक अच्छा सा क्वेश्चन है जो आपको मालूम है। तो सिल्क रूट था, उसका निर्माण किया था कनिष्क ने। इसका 4 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अब हम सिल्क मार्ग की बात करते हैं। जो ये सिल्क मार्ग था ये रोमन साम्राज्य से जुड़ता था, जिसमें भारत एवं चीन के मध्य सिल्क यानी कि रेशम का आयात निर्यात होता था। तो इसका निर्माण कनिष्क के द्वारा करवाया गया था। एक और फैक्ट की बात करते हैं कि भारत और रोम के मध्य रोमन साम्राज्य को निर्यात होने वाली वस्तुओं का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो उस पुस्तक का नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क के साम्राज्य की राजधानी थी, वह पहली राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, पुरुषपुर। इसका दूसरा नाम क्या था? पेशावर। पुरुषपुर को पेशावर के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट 35 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मिलिंद पनोह एक क्या था? तो बताओ कि मिलिंद पनोह क्या था? तो मिलिंद पनोह था वो एक बौद्ध ग्रंथ था। इसका 3 नंबर आंसर राइट होगा। नेक्स्ट 36 नंबर का क्वेश्चन है कि किस वंश के शासक ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षु को करमुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो किस वंश के शासक ने सर्वप्रथम ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षु को करमुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी? सातवाहन वंश ने। इसका 1 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि शिष्य के सिक्के प्रचलित करने वाला प्रथम वंश कौन सा था? कि वह कौन सा वंश था जिसने सर्वप्रथम शिष्य के सिक्के प्रचलित किए थे? तो सातवाहन वंश ने सर्वप्रथम शिष्य के सिक्के प्रचलन किए थे। इसका 3 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के थे वो इंडो ग्रीक के शासन में जारी किए गए थे। अब हम बात करते हैं सोने के सिक्कों के बारे में कि किस किस वंश ने जारी किए थे। तो नियमित रूप से सोने के सिक्के थे वो कुषाण वंश के शासनकाल में जारी किए गए थे, जबकि सर्वप्रथम सोने के सिक्के इंडो ग्रीक शासन में। एवं सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? विमकटपिडेडस को। एवं गुप्त काल में भी सोने के सिक्के जारी किए गए थे, जिसके कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। कि किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर छवि अंकित की थी?
तो सर्वप्रथम सिक्कों पर छवि अंकित करने वाला वंश था एंडोग्रीक। इसका 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। इंडो ग्रीक ने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी